आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसकी एनाटमी या इसके स्ट्रक्चर को देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स और कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। नोज़ सबसे पहला इसका जो पार्ट है। अब देखें, नोज़ और माउथ जो है दोनों के ज़रिए हम लोग ब्रीथिंग कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो ये दोनों कंसीडर होंगे। अलग अलग से हम इसको देख लेते हैं। नोज़ जो है, नोज़ के बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ नेज़ल कैविटी। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, उसके बाद नेज़ल कैविटी के बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा फेरिंक्स, जो कि हमारे थ्रोट के अंदर, गले के अंदर प्रेजेंट होता है। और इस तरह से माउथ की बात करें तो इसके बाद माउथ के अंदर हम लोग जैसे एंटर करें तो ये ओरल कैविटी आ जाएगी, फिर लैरिंक्स। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्गन आएगा, ये जिस पे आपको प्लेट्स ऐसे सी शेप रिंग रिंग नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। विंड पाइप भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और इसको उर्दू में अगर हम कहें तो सांस की नाली, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया जो है थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड होता है, ठीक है। उसके बाद ये दो पार्ट्स में मज़ीद डिवाइड होता है, इसकी डिवीज़न होती है। अब ये ट्रैकिया था, इसके बाद जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो ये राइट और लेफ़्ट ब्रोंकाई बन गए। और अगर सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर वर्ड है ब्रोंकस, और जब दोनों को मिला के हम बात करते हैं तो ब्रोंकाई का वर्ड यूज़ होता है, जो कि एक प्लूरल वर्ड है। उसके बाद ब्रोंकाई जो है राइट और लेफ़्ट लंग में आगे कंटिन्यू हो जाते हैं। ब्रोंकाई से जो आगे मज़ीद डिवीज़न होती है दैट इज़ ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियोल्स में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये राइट लंग में और लेफ़्ट लंग में। उसके बाद ब्रोंकियोल्स की भी मज़ीद आगे से डिवीज़न है। ब्रोंकियोल्स से छोटा जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो है एब्यूलाई, जो कि आगे हम लोग मज़ीद डायग्राम्स में क्लियरली देख सकेंगे। उसके बाद कुछ और ऑर्गन्स हैं, जैसे कि कुछ और पार्ट्स हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स आ जाते हैं, जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रिस्पायरेशन में। रिब्स हैं, ठीक है, हमारी पसलियाँ जिनको उर्दू में हम वर्ड यूज़ करते हैं। और डायफ्राम है। डायफ्राम बेसिकली लंग्स, ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर लंग्स लाए कर रहे होते हैं, पड़े हुए होते हैं, और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब उसी चीज़ को हम देखेंगे दोबारा से कि एक फ्लो चार्ट की मदद से इजी हो जाएगा। माउथ है या नोज़ है। माउथ से ओरल कैविटी, नोज़ से नेज़ल कैविटी आगे आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वो बॉडी का पार्ट है जिसके ज़रिए हमारी आवाज़ जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, विंड पाइप, सांस की नाली। उसके बाद जो है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद एव्यूलाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिस्पायरेशन है क्या, ठीक है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। वो फूड जो हम लोगों ने डाइजेस्ट किया हुआ है, फूड डाइजेस्ट जब हो जाता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। अब इसको हम थोड़ा सा केमिकली देख लेते हैं, इसका केमिकल रिएक्शन कैसे है। कि हमारे पास ग्लूकोज आया डाइजेस्टिव सिस्टम से। हम लोग फूड जो है, फूड वाला जो सारा रिलेटेड सिस्टम है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ग्लूकोज जो है वो फूड की मदद से आया हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से। ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्रीथिंग सिस्टम से, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से आया। इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि एक्सेल हो जाएगा रिस्पायरेशन में, और वाटर जो है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। और साथ जो हमारे पास यूज़फुल चीज़ बनी है दैट इज़ एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है वो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस जो बॉडी में रन कर रहे होते हैं, जो कि लाइफ की मेंटेनेंस के लिए बहुत अहम है, उनमें यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर लंग्स के स्ट्रक्चर को ज़रा और मज़ीद गौर से देखें तो ये है हमारा राइट लंग और ये है हमारा लेफ़्ट लंग। अब होता क्या है कि अगर राइट लंग को हम सिर्फ देखें, राइट लंग के तीन हिस्से होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोब्स कहते हैं। सुपीरियर लोब, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, मिडल लोब जो कि दरमियान में है, इन्फीरियर लोब यानी कि नीचे वाला, ठीक है। अब इनको डिवाइड करती है एक लाइन, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी एक, इस चीज़ को हम कहते हैं फिशर, ठीक है। अब ये फिशर का नेमिंग जो है इनके अकॉर्डिंग हुई हुई है, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब देखें ये जो फिशर है ये हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है चूँकि, तो इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल फिशर है, ठीक है। ये फिशर ऑब्लीकली पड़ा हुआ है, ऑब्लीक मतलब यूँ टेढ़ा करके जो होता है तिरछा करके, इस चीज़ को ऑब्लीक बोलते हैं। तो ये ऑब्लीक फिशर है, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल फिशर है ये सुपीरियर और मिडल लोब को डिवाइड कर रहा है। अब जो इन्फीरियर लोब और मिडल लोब को डिवाइड कर रहा है दैट इज़ ऑब्लीक फिशर। उसके बाद
अब लेफ़्ट लंग पे आ जाते हैं। लेफ़्ट लंग में सिर्फ़ 2 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब है और इन्फीरियर लोब है। इनमें एक ही फ़िशर है, दैट इज़ ऑब्लिक फ़िशर। ये देखें ऑब्लिकली पड़ा हुआ है, ठीक है? जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है आपस में। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी एल्वियोलाई के। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर उसमें इतना क्लियर नहीं था पिछले डायग्राम में, तो इसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। ये था हमारे पास लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये ब्रोंकियल ट्री बना हुआ है, ठीक है? ब्रोंकियल ट्री के बाद जो नेक्स्ट था ब्रोंकियोल्स के बाद नेक्स्ट जो ऑर्गन था दैट वाज ऑर्गन नहीं पार्ट कहेंगे, ठीक है? वो था एल्वियोलाई, ठीक है? एल्वियोलाई से मज़ीद आगे जो है वो एल्वियोलर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें आप एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ ये है कि जब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ना 2 पार्ट्स में रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिवाइड कर लेते हैं। एक आ गया अपर पार्ट या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है? अब जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे? नेज़ल कैविटी आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद फेरिंग्स आ जाएगा और लैरिंग्स आ जाएगा, यानी कि नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स तक का लैरिंग्स तक का जो एरिया है दैट इज़ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है? उसके बाद जहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट होता है, ट्रैकिया से लेकर लंग्स तक, ठीक है? लंग्स पे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम चूँकि एंड हो रहा है, तो ये सारा जो है वो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे रिस्पायरेशन में मसल्स का बहुत अहम रोल होता है, तो इस वजह से मसल्स को भी देख लेते हैं। अब कुछ मसल्स ऐसे हैं जो कि इंस्पायरेशन में काम कर रहे हैं, मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन जिसे हम कहेंगे, यानी कि इनहेल करने में, सांस अंदर लेके जाते हैं जो हम, और कुछ जो है एक्सपायरेशन में काम कर रहे हैं, एक्सेल करने में या सांस बाहर निकालने में, ठीक है? अब जो मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन है उसमें क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स और स्क्लेनिस, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड जिसकी शॉर्ट फॉर्म एस सी एम है, और डायफ्राम है, ठीक है? डायफ्राम वैसे ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बोथ में ही उसका एक्शन होता है। उसके बाद जो एक्सपायरेशन के हैं उसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल्स और एब्डोमिनल मसल्स आ जाएंगे हमारे। उसके बाद अब जनरली होता है कि जब भी हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के की बात करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि शायद रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम सिर्फ ब्रीथिंग है, और मतलब असल में ऐसा है कि ब्रीथिंग जो है वो जस्ट एक एक्टिविटी है रिस्पायरेटरी सिस्टम की, ठीक है? बॉडी सेल्स जो होते हैं ना उनको कॉन्टीन्यूसली ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस के को करने के लिए, ठीक है? वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है? रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और दूसरा काम ये करता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है मेटाबॉलिज्म के उनको रिमूव करता है। और एक और इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट ये है कि ये ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।